हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अनिल स्टडी पॉइंट 2.0 में स्वागत है। आज का चैप्टर है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। नाम, विस्तार तथा प्रमुख तिथियां। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 को प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया, जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख तिथियां हैं: 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित हुआ, 27 अगस्त 2009 राजपत्र में प्रकाशित हुआ, 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ, जिसमें से जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 उपखंड हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक। शिक्षा शुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय है कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस प्रकार इस अधिनियम के उपबंधों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति रहेगी। निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार होगा। यानी अगर 10 साल 11 साल का बच्चा है तो सीधे 6 या 7 में उसका एडमिशन होगा। अब पीछे का पढ़ाई किया हो या ना किया हो, लेकिन उसी आयु के अनुसार उसका एडमिशन होगा। 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। अध्याय 3 समुचित सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकारें का मतलब यहाँ है राज्य सरकारों से को निकट विद्यालय स्थापित करना होगा। केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के निधियों की व्यवस्था करेगी। केंद्र सरकार के दायित्व क्या क्या इसके कर्तव्य हैं: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा फ्रेमवर्क तैयार करना, विकसित करना, शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों का विकास करना, राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना। राज्य सरकारों का क्या दायित्व है? राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रत्येक पोषक क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना, जहाँ अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता है, हाँ यहाँ विद्यालय की ज़रूरत है, वहाँ विद्यालय स्थापित करना है। आधारभूत संरचना यथासंभव शासक व प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना। प्रत्येक बच्चे को नामांकन सुनिश्चित करना एवं उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण करना। निर्धारित मानकों के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का ससमय निर्धारण करना और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय को उपलब्धता सुनिश्चित करना। हाँ यहाँ ज़रूरी है कि नहीं है, ये सब वहाँ जाके जांच पड़ताल करके वहाँ
सुनिश्चित करेंगे हाँ यहाँ आवश्यकता है, बच्चे को स्कूल की ज़रूरत है, जगह देखेंगे। सभी बच्चों का नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। कमज़ोर व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव न होने देना सुनिश्चित करना, अर्थात किसी भी तरह का भेदभाव न हो। विद्यालय के कार्यकलाप का अनुश्रवण करना। इसमें कुछ अभिभावकों के दायित्व हैं। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे को निकटतम विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करें। अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय के उत्तरदायित्व। सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। अर्थात यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि निजी विद्यालय जितने बच्चे हैं उसमें से अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 25 बच्चे गरीब परिवारों के एडमिशन होंगे, उसमें गरीब परिवार के बच्चे का एडमिशन होगा। प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। प्रवेश हेतु किसी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कोई प्रवेश परीक्षा टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आय का निर्धारण जन्म प्रमाण के आधार पर किया जाएगा, किंतु इसकी अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाए, किंतु अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको प्रवेश दिया जाएगा, इसके लिए आप वंचित नहीं कर सकते। प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, अर्थात उसे फेल नहीं किया जाएगा और न ही उसे निष्कासित किया जाएगा। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों का दायित्व। विद्यालय में उपस्थित में नियमितता और समय का पालन, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे समय से पूरा करना, प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार शिक्षण करना, नियमित अभिभावक बैठक आयोजित करना, अर्थात जिसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहते हैं वो बुलाना। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाएगा, यानी सरकारी शिक्षक कभी भी किसी बच्चे को निजी ट्यूशन नहीं देगा। छात्र शिक्षक संख्या के मानक क्या हैं वो यहाँ बताया गया है। कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चों तक 2 शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात होता है। 61 से 90 बच्चों में 3 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी 30:1 का रेशियो रहेगा। 91 से 120 पर 4 शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। 121 से 200 के बीच यदि बच्चे हैं तो वहाँ 5 शिक्षक वहाँ अनुपात 40:1 का होगा, छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 का होगा। और 150 से अधिक अगर बच्चे हैं इसी विद्यालय में तो 1 प्रधान शिक्षक और 5 सहायक शिक्षक होने चाहिए। यहाँ भी 40:1 का ही अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लास 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ग हेतु न्यूनतम 1 शिक्षक, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित एवं भाषा के लिए 1 शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अनुपात 35:1 का अनुपात है, अर्थात 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होने चाहिए। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर 1 पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक, 2 अंशकालिक अनुदेशक
ललित कला, शारीरिक शिक्षा एवं कार्यान्वयन शिक्षा। यहाँ बात करें 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक कार्य दिवस जो है 200 कार्य दिवस होना चाहिए। 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस, 200 दिन का शिक्षण कार्य होना चाहिए। और अगर यहीं 6 से 8 तक के बड़े समझे तो एक वर्ष में 220 दिन शिक्षण कार्य होगा। यदि घंटों की बात करें, कितने घंटे एक वर्ष में होना चाहिए, तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 800 घंटा कार्य दिवस, 800 घंटे कार्य, 800 घंटे शिक्षण कार्य होगा। और यदि यही 6 से 8 तक बच्चों के लिए कहें तो 1000 घंटे शिक्षण कार्य होगा। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किए जाना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले तथ्य: संवैधानिक मूल्यों से अनुरूपता, बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक व मानसिक योग्यता का विकास, बाल केंद्रित विधियाँ यथासंभव, क्रियाकलाप व खोज इत्यादि विधि द्वारा शिक्षण। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। बच्चों को भय मुक्त एवं चिंता मुक्त बनाना। बच्चों की योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत लिखित रूप में संबंधित अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। राज्य सरकार सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। अध्याय 7 प्रकीर्ण। नियम जारी करने की शक्ति। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम
या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे RTE 2009 के। इसमें से बहुत सारे प्रश्न CTET और UPTET और DSSS में बनते हैं। इसी को बेस मानकर पेडागोजी भी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।